पिछले एक महीने से करीब कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर बैठता जा रहा है। कई लोग ये जानना चाहते हैं क्या वाकई जिसको कोरोना वायरस हो गया उसका इलाज है कि नहीं है, क्या उसे बचाया जा सकता है कि नहीं जा सकता। ऐसे तमाम तरह की अफवाहें हैं, आशंकाएं हैं लोगों के मन में। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगले आधे घंटे तक अगर आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहे तो आपको ये सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, ये सारा डर खत्म हो जाएगा। ये यकीन मैं इसलिए दिला रहा हूं आपको क्योंकि हमारे साथ हैं इस कोशिश में देश के जाने माने इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में यही उठ रहा है कि कोरोना वायरस आखिर चीज है क्या? क्या इतना ज्यादा खौफनाक है कि लोगों को डरने की जरूरत है? पहली चीज तो है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस एक वायरस फैमिली है और ये कोरोना वायरस पहले सार्स जो कोरोना वायरस था उससे हुआ था, और एक और आउटब्रेक हुआ जिसको हम मर्स कोरोना वायरस कहते हैं, जो मिडिल ईस्ट में हुआ, सऊदी अरेबिया और वहाँ पे 2011 में। तो ये एक वायरस है, ये एक नॉवल वायरस है, नया वायरस है जो 2019 में ये इसका हम कह सकते हैं कि स्पीशीज जंप करके एनिमल वायरस जो था ये कन्वर्ट हो गया एक ह्यूमन वायरस में। और इसकी एक एबिलिटी जो खास है वो ये हो गई कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना शुरू हो गया। कई वायरसेस जो हैं वो स्पीशीज जंप करते हैं, कोरोना वायरसेस भी उनमें से एक हैं, लेकिन वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो पाता। ये जो कोरोना वायरस, जो नॉवल कोरोना वायरस कोविड-19 जो हम कहते हैं, जिसको WHO ने नाम दिया है, उसमें ये एबिलिटी भी आ गई कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, और इसलिए एकदम आउटब्रेक हो गया। शुरू ये चाइना में हुआ, वुहान शहर में, हुबई प्रोविंस में, और वहाँ पे क्योंकि शुरू में लोगों में अवेयरनेस नहीं थी तो एकदम फैल गया और वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हो गए। क्योंकि भारत में अब ऐसे केसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो अब ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि हम परहेज कैसे करें इन सब चीज़ों से। तो कई सारे चीज़ें चलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहाँ से कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, कुछ इंटरनेट पे आते हैं। तो आप क्या सुझाव दें कि सबसे बेहतर तरीका क्या है, कारगर तरीका क्या है परहेज करने के लिए? तो देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि इसके जो लक्षण है ये आम लक्षण है। कोरोना वायरस के कोई खास लक्षण नहीं है। जो आम फ्लू, कॉमन कोल्ड के लक्षण है कि बुखार हुआ, जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, खराश हुई, बॉडी एक्स हुई, ये कोरोना वायरस में भी हो सकते हैं, आम फ्लू में भी हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा लिंक जो अभी ज़रूरी है समझना, वो ये है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं, उन एरिया से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है। हालांकि आपने चूंकि पहले लक्षण की बात की तो मैं इसी पे एक दो सवाल पूछूंगा। चूंकि अभी मौसम में बदलाव चल रहा है तो अमूमन ऐसे मौके पे फ्लू होते हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो रखा होता है, कई बार सर्दी जुकाम से बुखार जैसी फीलिंग भी आती है। तो वो लोग कैसे समझें कि नहीं ये कोरोना वायरस नहीं है, ये सीजनल हमारी इन्फेक्शन है? तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो लक्षण है वो एक जैसे ही हैं, लक्षण एक जैसे, लेकिन उसके साथ एक लिंक बहुत ज़रूरी है। वो लिंक ये है कि अगर आप ट्रैवल करे हो इन जगह जहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ईरान है, इटली है, और आप वहाँ से आए और आपको ये लक्षण हुए, तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, आपको कोरोना वायरस हो सकता है। या आप किसी नोन टू पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हो, जो हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट में है, जैसे कुछ लोग हैं जो भारत में जिनको डायग्नोज हुए हैं, अगर आप उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हो तो हो सकता है कि आपको वो इन्फेक्शन हो गया और वो लक्षण आपके वैसे रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिसको सर्दी जुकाम है, बुखार है, जरूरी नहीं कि उसको कोरोना वायरस ही हुआ हो। हाँ, अगर आपको ये सारे लक्षण हैं लेकिन आप ऐसे देश से आए हैं जहां पे कोरोना का संक्रमण हो चुका है तो आपको एहतियात लेने की जरूरत है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? ये सवाल मैं इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ, प्रासंगिक इस वजह से है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो ये भी एक क्लोज कॉन्टैक्ट से बचने का एक तरीका है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? तो अभी इसको जानने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये वायरस कैसे फैलता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो कोरोना वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मान लो मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है, तो मेरे गले में वायरस जो है वो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब मैं खांसता हूँ तो खांसने से जो वो वायरस है वो ड्रॉपलेट के थ्रू हवा में आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 मीटर तक जा सकता है खांसने से, अगर मैं बिना प्रोटेक्शन से खांसूं। तो वो वायरस जो है इस डिस्टेंस में ही हवा में रहेगा, और हम किसी के को क्लोज कांटेक्ट में, मेरे क्लोज कांटेक्ट में, मतलब 1 या 2 मीटर की क्लोज कांटेक्ट में कोई आए, स्पेशली जब मैं खांस चुका हूँ, तो हो सकता है कि उसके सांस, जब वो अंदर सांस लेता है
तो वायरस उसके सांस के साथ, हवा के साथ अंदर गले में चला जाएगा और उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। एक ये माध्यम है। 1 से 2 मीटर की दूरी पर रहना तो चाहिए। 1 से 2 मीटर। तो कई लोग सोचते हैं कि मेरी कॉलोनी में कोरोना वायरस का केस है इसलिए कॉलोनी सारी में हो सकती, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी उसके क्लोज कॉन्टैक्ट से आए हैं जिसको कोरोना वायरस है, तभी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एक और माध्यम है, वो ये है कि अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, जुकाम नज़ला है, वो अपना हाथ जो है वो मुंह में लगाता है, नाक पे लगाता है, तो वायरस उसके हाथों पे आ जाता है। अगर अब वो किसी भी सरफेस को टच करता है, दरवाजे को टच किया, कुर्सी को टच किया, तो वायरस वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकता है, वो कुर्सी पे आ जाता है या डोर नॉब पे आ जाता है। कुछ देर बाद कोई और आया जिसने उस कुर्सी को टच किया या हाथ, तो उसके हाथों में आ जाएगा। और उसने आदत है कि नाक अपना रब किया या आंखों के पास या मुंह पे हाथ ले गया, तो फिर वायरस उसके हाथ से गले में आके उसको भी कोरोना वायरस हो सकती है। इसलिए हम दो चीज़ें कहते हैं बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए। एक तो जिसको इन्फेक्शन है, जुकाम नज़ला है, वो क्राउडेड प्लेस में ना जाए क्योंकि वो फिर औरों को इन्फेक्शन देंगे। खांसी जब वो करे तो अपनी खांसी को कवर कर ले टिश्यू के साथ, जिससे वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आगे फैले ना, कंटेन हो जाए। टिश्यू नहीं है तो अपने बाजू के अंदर खांसी कर ले जिससे वो आगे फैले ना। और अपने हाथ जो है रेगुलरली धोएं। और ये और लोग भी जो हैं रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने कहाँ पे हाथ लगाया। इसमें से 2-3 सवाल मेरे मन में उठा जब आपने ये बातें कहा। तो पहली बात कि कोई जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज है वो किसी ऑब्जेक्ट पे हाथ रखता है, रहता है, वहां पे वायरस चला जाता है। किसी ऑब्जेक्ट पे वायरस के रहने की समय सीमा क्या है? क्या उसका भी कोई टाइम फ्रेम है? क्योंकि ये इसलिए जहम है कि कई बार होता है कि कोई ऐसे सामान को ना छू जो चाइना से आया हुआ है, हो सकता है उसमें हो। तो क्या ऑब्जेक्ट में भी वायरस संक्रमित तो हो? ऑब्जेक्ट में जो वायरस है, अगर कोल्ड एनवायरनमेंट रहे जैसे सर्दियों में है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स में जो वायरस है 8-10 घंटे तक रह सकता 8 है। से 10 घंटे। लेकिन गर्मियों के मौसम में क्योंकि वायरस हीट में इतना सर्वाइव नहीं कर सकता, ये कुछ घंटे ही रह सकता है। तो ये सही नहीं है कि चाइना से जो सामान आएगा उसमें वायरस आके यहाँ आ सकता है। वो जो सामान आएगा वो वायरस जो है वो रास्ते में मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर। मतलब इंसान से इंसान ही फैलता है, ऑब्जेक्ट ह्यूमन के टू लिए ह्यूमन ही होता है। ऑब्जेक्ट के लिए बहुत कम समय के लिए रहता है। बिल्कुल। एक ह्यूमन टू ह्यूमन से एक मामला ये उठा कि खबर ये आई थी जब कोरोना वायरस फैला कि चीन के मीट बाजार से मामला फैला है। अब वो तो अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन मेरा सवाल है क्या वाकई जानवरों से इंसान में फैलने की संभावना कितनी है? चूंकि पिछले दिनों खबर ये आ रही थी कि लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया, सी फूड नहीं खा रहे हैं, चिकन नहीं खा रहे हैं, मटन नहीं खा रहे हैं। क्या वाकई ऐसे एहतियात करने चाहिए? इसमें आशंका रहती है। ऐसे एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वायरस है ये ओरिजिनेट वहाँ से हुआ है कि चाइना में जो सी फूड मार्केट है वहाँ पे लाइव एनिमल्स होते हैं, मरे हुए नहीं होते। और उसमें जो वायरस अगर किसी बैट में या किसी एनिमल में है तो वायरस म्यूटेट कर सकता है। उसमें एक रीअसॉर्टमेंट भी हो सकती है कि दो वायरस जो थे, एक ह्यूमन वायरस था, एक एनिमल वायरस था, वो एक ही टाइम इकट्ठे पास थे, तो उनमें रीअसॉर्टमेंट होकर एक नया वायरस बन गया जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता था। लेकिन जब वो एक नया ह्यूमन वायरस बन गया तो फिर तो उसका मीट से या नॉन वेज से कुछ लेना देना नहीं, अब तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है। अब नॉन वेज का से उसका स्प्रेड के चांसेस नहीं है। लेकिन एज जनरल प्रिकॉशन हम ये कहते हैं कि वेल कुक्ड मीट लें, अंडर कुक्ड मीट जो है वो ना लें, वो वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो सामान्य तौर पे ये एहतियात जारी किया जाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि नॉनवेज खाने से या चिकन खाने से कोरोना वायरस आपको हो जाएगा, इस तरह की आशंका, इस तरह का भ्रम अपने दिमाग में ना पालें। हाँ, जब भी नॉनवेज खाएं तो कुक्ड मीट खाएं, ये सामान्य तौर पे ऐसे एहतियात होते हैं। एक दो चीज़ें और जो आपने कहा कि हैंड वॉश करना चाहिए लोगों को, एक और लोक संकल्पना है कि मास्क पहनना चाहिए। तो पहला सवाल हैंड वॉश को लेकर के है। मुझे बताते हुए खुशी होगी कि मैं एक बार एम्स आया था कुछ पर्सनल किसी काम से, तो उस बार अच्छी खासी उम्र के बाद मुझे ये पता चला कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना, मास्क कैसे पहनते हैं। तो ये हैंड सैनिटाइजर वाकई कितना कारगर होता है। और चूंकि बाजार में कई बार ऐसी किल्लत जैसी स्थिति पैदा हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या इसका दूसरा विकल्प भी कुछ होता है? पहला तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे करें, ये बताइएगा, दर्शक ज्यादा हाँ, तो उपयोगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं हैंड वॉश करें तो हम पूरे स्टेप्स हाथ धोने की करें, जिससे जो वायरस है हाथ पे ना रहे। कई लोग सोचते हैं कि 2 मिनट में हमने हाथ साफ किया और वह वायरस चले जाएगा। ऐसा नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि सारे हाथ से जो वायरस है चले जाए। हाथ अच्छी तरह से हम मलें, फिर हाथ के जो पिछले हिस्से, स्पेशली जो उंगलियों के बीच वाला, उसमें अच्छी तरह से साबुन या हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। नाखून में रह जाता है तो नाखून के साथ भी ऐसे अच्छी तरह से साबुन के साथ या उसके साथ करें।
अंगूठा अलग से रह जाता है तो अंगूठा को इसी तरह से दोनों साइड में साफ करें, और फिर रिस्ट तक जो है पूरा अपना साबुन लगाएं या हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। और इस तरह से सारा जो हाथ है, चाहे वो उसका ये हथेली वाला हो, पीछे वाला हिस्सा हो, उंगलियों के बीच वाला हिस्सा हो, नाखून हो, अंगूठा हो, और रिस्ट तक जो है पूरा साफ करें। तो इसमें कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तक लगते हैं। ये कितने इंटरवल पे करते रहना चाहिए? तो ये अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ ज़्यादा कॉन्टैक्ट के चांसेस, जैसे बाहर हैं, तो हर 4-6 घंटे में कर लेना चाहिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है, जुकाम नज़ला है, बार बार खांस रहे हैं, हाथ मुंह पे जा रहा है, तो उनको और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, 3 घंटे में भी कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमें नॉर्मल आदत होती है कि हम नॉर्मली बात करते समय अपना हाथ नाक में या मुंह में या चेहरे पे लगा लेते हैं, वो ना करें, उसको अवॉइड करें। एक और मामला है, वो है मास्क का। अलग अलग खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना भी चाहिए तो एक खास तरह की क्वालिटी के मास्क पहनना चाहिए। क्या सच्चाई क्या है? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये वायरस जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही फैल सकता है। तो अगर हम बाहर चल रहे हैं और खुला एरिया है तो मास्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक है सर्जिकल मास्क, 3 लेयर सर्जिकल मास्क, और एक होता है N95 मास्क। N95 का मास्क का ये मतलब है कि 95% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, जो 2.5 जो बहुत छोटे बारीक पार्टिकुलेट मैटर है, मास्क उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देता। N95 मास्क हम उन्हीं लोगों के लिए कहते हैं यूज़ करने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पेशेंट को देख रहे हैं, जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डेटा देखें, चाहे चाइना का डेटा देखें या पिछले सार्स आउटब्रेक का डेटा देखें, हेल्थ केयर वर्कर्स में काफ़ी इन्फेक्शन हुआ था। तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो पेशेंट के क्लोज आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, कोई खांस रहा है या उसके हाथों में इन्फेक्शन है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप N95 मास्क रखो, गॉगल्स डालो या वो करो, क्योंकि कोई खांस रहा है और वायरस आपकी आंख में चला गया तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनको स्पेशल प्रिकॉशन, चाहे PPE है या N95 मास्क है या गॉगल्स हैं, वो डालने की जरूरत है। आम जो आदमी जिसको बहुत खांसी है, वो ये चाहता है कि मेरे खांसने से औरों को ना जाए, वो 3 लेयर सर्जिकल मास्क डाल सकते हैं। अगर आपके घर में या किसी क्लोज कॉन्टैक्ट में आप आ रहे हैं किसी के साथ जिसको जुकाम नज़ला खांसी है, तो आप डाल सकते हो। दूसरा ये कि मान लो आप ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको लगता है कि कोई खांस रहा है और आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, तो एज अ प्रिकॉशन सर्जिकल मास्क डाल सकते हैं, तो भी N95 डालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कहना कितना सही कि मास्क पहनने से आप बच जाएंगे, संक्रमण नहीं होगा। ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि लोग इतनी बड़ी मात्रा में मास्क खरीदे जा रहे हैं कि बाजार से शॉर्टेज जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो इसलिए सबको मास्क डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर के अंदर हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मास्क से कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं लगता हूँ मेरे दर्शक सुन रहे होंगे, जान लीजिए कि अगर आप भी डर के मारे खौफजदा होकर के दुकानों से जाकर मास्क इकट्ठा कर रहे हैं घर में, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो आपको एहतियातन पहनने की जरूरत है, उसके लिए भी आपको हमेशा पहने रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई मास्क इस्तेमाल कर रहा है तो कितने समय तक उसका टाइम फ्रेम होता है कि आप एक मास्क को चेंज कर लें? तो नॉर्मली जब मास्क गीला होने लगता है या सॉइल हो जाता है तो चेंज कर लेना चाहिए। या अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, कई लोग साबुन से हाथ धो के फिर हाथ मास्क के ऊपर लगा लेते तो खराब हो जाता है, तो फिर वो चेंज कर लेना चाहिए। जैसे कि मामले सामने आ रहे हैं कि किसी को ये लगता है कि हमें कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, ऐसे लक्षण मुझे दिख रहे हैं, तो उस शख्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो उस शख्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि मैं किसी को इन्फेक्शन ना दूं, तो घर पे रहें, अपने आप को जो हम होम क्वारंटाइन करते हैं वो करें। घर में अगर बच्चा है कोई छोटा जिसको लगता है आपको इन्फेक्शन हो गया और कोरोना वायरस हो सकता है, स्कूल ना भेजें उसको। स्कूल में वो बच्चा जाएगा, खांसेगा, तो सारी क्लास को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो घर पे रहें। दूसरा, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, सब जगह वो है कि उनका एक हेल्पलाइन है, आप वहाँ टेलीफोन करें, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर सैंपल लेने की ज़रूरत है, वो खुद आके सरकार की तरफ से सैंपल आपका लिया जाएगा, जो थ्रोट स्वैब होता है, उसकी जांच की जाएगी कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। अगर पॉजिटिव हैं तो घर पे ही रहने की ज़रूरत है, होम क्वारंटाइन इज़ द बेस्ट। लेकिन घर पे आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको कोई लक्षण होते हैं जिसके लिए एडमिशन की ज़रूरत है, तो सफ्दरजंग हॉस्पिटल है, RML हॉस्पिटल है, सरकारी कई हॉस्पिटल है जहाँ आइसोलेशन फैसिलिटी है और जहाँ एडमिट हो सकते हैं। 2-3 मुद्दे आपने, पहली बात कि आपको लक्षण दिखते हैं तो जरूरी नहीं कि दौड़ के आप अस्पताल जाएं, आप कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं, आपके पास सरकार की तरफ से टेस्ट टीम आएगी जो आपका सैंपल लेके जाएगी। लेकिन शहर में या कॉलोनी के आसपास के जो टेस्ट लैब है वहाँ टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है।
वहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएगा। ये नया वायरस है, इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज हैं, और ये लेबोरेटरीज अब सरकार ने बढ़ा दी हैं, 15 थी अब 19 और हो जाएंगी। तो लैब्स हर जगह पे है, हर एक शहर में लैब्स बनाई जा रही हैं जहाँ पे इनका टेस्ट हो सकता है। सैंपल कैसे लेना है वो भी ज़रूरी है। हर एक आदमी सैंपल नहीं ले सकता, क्योंकि आप सैंपल ले रहे हो, गले से सैंपल ले रहे हो और वो खांसते तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो सैंपल ले रहा है उसको भी प्रॉपर प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए सैंपल के लिए जो कलेक्शन का प्रोसेस है, स्टोरेज का है और ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, वो एक स्पेसिफाइड तरीका है जो वही लोग करते हैं जो सरकार ने नॉमिनेट इसमें सर एक सवाल मेरा और है कि इतने बड़े देश में सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करने की जो संस्थाएं या लैब है वो बहुत कम है। तो सरकार ने भी फैसला भी लिया है कि उस लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो कितना एडिक्वेट हो जाएगा बढ़ने के बाद कि वाकई अभी भी कम है, इसको समय से पहले बढ़ा लेना चाहिए था? सो देखिए, ये तो आस्ता आस्ता बढ़ेगा ही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब स्वाइन फ्लू आया था तो बहुत कम लैब्स थी, कि बहुत कम जगह टेस्ट होता है, और ये था क्योंकि नया वायरस है, इसके टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं है, किट अवेलेबल नहीं है। आस्ता आस्ता अगर हम देखें अब तो प्राइवेट लैब में भी स्वाइन फ्लू का टेस्ट हो जाता है। तो वैसे इसका भी आस्ता आस्ता जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे किट अवेलेबल होंगे, तो आस्ता आस्ता ये जो टेस्ट हैं ये प्राइवेट लैब में भी होने लगेंगे। गवर्नमेंट जो है मेडिकल कॉलेजेस में भी और संस्थान में भी लैब्स जो है अपग्रेड करेंगी, और वो भी ये टेस्ट कर पाएंगे। टेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, किट एक दफ़ा अवेलेबल हो तो फिर आसान हो जाता है। कई वायरोलॉजी लैब इसका टेस्ट कर सकते हैं। मैं कल रात में एक खबर पढ़ रहा था कि विदेश में किसी एक घर में महिला को ऐसा लक्षण दिखाए, कोरोना वायरस के लक्षण है, तो जैसे पति को पता चला कि हमारी पत्नी को कोरोना वायरस के लक्षण हो रहे हैं, तो उसने फट से अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद कर दिया। बाद में डॉक्टर आए तो बाद में जो प्रक्रिया निभाया। तो होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? इसका तो होम कैसे क्वारंटीन बनाए का मतलब ये है कि आप अपने आप को घर के अंदर रखें, कन्फाइन योरसेल्फ टू वन रूम। और होम क्वारंटीन का यही है कि आप क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, मास्क लगा लें। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जो अगर हम कोरोना वायरस के देखें केसेस, तो 80% जो पेशेंट्स हैं उनको माइल्ड प्रॉब्लम होती है और सिर्फ आम पैरासीटामॉल, गुड हाइड्रेशन लेने से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनको तकलीफ ज़्यादा होती है, और उनमें से कुछ ही हैं जिनको आईसीयू या हॉस्पिटल के एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मोर्टेलिटी देखें तो अगर हम 100 पेशेंट देखेंगे तो इसमें से 2 या 3% ही हैं जिनकी डेथ होती है। इसका मतलब कि 97 to 98% जो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। भारत में पहले 3 पेशेंट आए थे जो केरल में थे, वो ठीक होके घर भी चले गए। तो इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई डेडली वायरस नहीं है। एक और वायरस होगा तो बचेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। खौफ मत पैदा करिए। लोग ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस हो गया तो इसका मतलब डेथ सेंटेंस। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस जो है ये मेजॉरिटी में एक माइल्ड इलनेस है। बुखार हुआ जैसे कॉमन फ्लू होता है, बुखार, बॉडी एक्स हुई, आप पर हम ये इसलिए कहते हैं कि टेस्ट करो और ध्यान रखो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये औरों में स्प्रेड हो जाए। अगले इलाज के मुद्दे पे मैं जाऊँ, एक सवाल और है मेरे मन में, वो ये कि घर में जो होम क्वारंटीन करके रहते हैं तो ये सामान जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए उसके बाद भी आप होम क्वारंटीन रह सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको हॉस्पिटल जाने की? बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव भी आ जाते हैं और आपके कोई लक्षण नहीं है तो हमारा ट्रीटमेंट का मकसद क्या है? हमारा ट्रीटमेंट का मकसद कि औरों में ये फैले ना फैले। तो आप घर पे अपने आप को क्वारंटीन करके रखें, और अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मरीज़ कम है तो सरकार ने पहले प्रोविज़न किया था कि जिन लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनको, जैसे आईटीबीपी का कैंप था या और जो कैंप है मानेसर में, वहाँ पे उनको रख रहे थे जिससे उनकी सुविधा हो और क्वारंटीन उनकी हो पाए। केसेस ज़्यादा नहीं हो तो क्वारंटीन इस जगह पे भी हो सकता है जिसमें फैमिली को भी प्रोटेक्शन रहती है और सब लोग जो है अलग से रह सकते हैं। जो क्वारंटीन करने के लिए अस्पताल में जब लाते हैं, इलाज करते हैं, तो कहा यह जाता है कोरोना वायरस का कोई इलाज है नहीं, कोई वैक्सीन नहीं निकला, कोई दवा नहीं निकली, तो आखिर इलाज क्या करते हैं हम लोग? तो जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 80% में सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। जैसे फ्लू है, स्वाइन फ्लू का भी हम कहते हैं कि अगर आप इलाज ना करें तो मेजॉरिटी में अपने आप वायरस ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस का भी ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप उसको ठीक करके ख़त्म कर देती है। सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो बुज़ुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये जो वायरस गले में रहता है ये नीचे चले जाएगा, फेफड़े में पहुंच जाएगा और वायरल निमोनिया कर देगा।
जिससे आपको सांस की तकलीफ होने लगेगी, ऑक्सीजन कम होने लगेगी, खुल की खांसी ज़्यादा आने लगेगी, और तब इन लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण या बड़ा सीवियर वायरल निमोनिया हो, जिसे हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए, उससे मौत हो सकती है। तो इसमें सर एक सवाल ये है कि मान लें किसी को पॉजिटिव आया रिपोर्ट, उसको ठीक कर दिया गया, तो दोबारा उसको होने की संभावना कितनी रहती है? तो चांसेस कम होते हैं कि फिर से हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बन जाती है। तो उसके अभी chances कम वायरल होते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई इम्यूनिटी नहीं है सोसाइटी में। एक और सवाल कि कोई गर्भवती महिला है, मान लें उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है, तो क्या उसके होने वाले बच्चे के ऊपर इसके संक्रमण की संभावना रहती है? तो इस पे अभी ज़्यादा डेटा नहीं है, पर कुछ स्टडीज आई हैं जिन्होंने कुछ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको स्टडी किया है, फिर उनके जो बच्चा पैदा हुआ है उसको कॉर्ड ब्लड को और एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके भी टेस्टिंग की है, लेकिन उसमें उन्होंने पाया कि चांसेस बहुत लो है, ना के बराबर है। इसलिए मदर टू फीटस स्प्रेड जो है वो बहुत कम है। मेरे से सेकंड लेकिन लास्ट इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये देखा गया है कि जिन मदर्स को इन्फेक्शन हो जाता है उनमें अबॉर्शन के और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि अब तक कोई दवा निकली नहीं, कोई यहाँ पे नहीं एंटीबायोटिक जो भी कहें वैक्सीन नहीं आया है, तो कुछ लोगों के मन में ये धारणा कि मान लें हमें निमोनिया का वैक्सीन ले रखा है, पहले इसको वैक्सीन ले रखा है, इस तरीके से क्या हमारा बचाव इससे हो पाएगा? और दूसरा, क्या इस तरह के वैक्सीन डेवलप होने की अलग अलग खबरें आ रही हैं, तो किस स्टेज में है, कुछ आइडिया दे सकेंगे आप? पहली चीज़ है कि जो वैक्सीन है, 2 वैक्सीन आते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आता है। कोरोना वायरस को वो कवर नहीं करता, इसलिए वो प्रोटेक्शन नहीं करते क्योंकि एक नया वायरस है, तो इसके लिए एक नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी और उस पर रिसर्च चल रही है, कई जगह पे वो हो रही है। लेकिन एक जब आप नई वैक्सीन बनाते हो उसकी कई ट्रायल करनी पड़ती है, एफिकेसी देखनी पड़ती है कि काम कर रही है वैक्सीन, सेफ्टी देखनी पड़ेगी कि इससे तो नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जब तक ये पूरे ट्रायल नहीं होंगे तब तक मार्केट में वैक्सीन नहीं आ सकती। कुछ इंडिकेशन कब तक ये ट्रायल अब किस स्टेज? मेरा मानना है कि कम से कम 9 महीने या साल भर तो लग सकता है मार्केट में वैक्सीन आने की, क्योंकि एक दफ़ा आपने ट्रायल किया वैक्सीन, आपने कहा कि काम कर रही है, फिर इसकी मास प्रोडक्शन की ज़रूरत है, फिर डिमांड इतनी होगी कि कैसे सारी जगह पे आप प्रायोरिटाइज करके दोगे। एक आखिरी सवाल सर कि सरकार जो भी स्टेप्स ले रही है उसमें आप लोगों से सुझाव ले रही है, आप भी उसके हिस्से बने हुए हैं, कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये साफ कर दिया जाए, सरकार इसको लेकर तैयार है। तो कुछ आप बता सकते हैं कि सरकार कितनी तैयार है, आप लोगों को अपने स्तर पर कितनी तैयारी है? तो मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम था जब ये आउटब्रेक हुआ जनवरी में, तो सरकार ने तभी से पूरा एक्टिवेट कर लिया था। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन भी बहुत रही है और पूरा सर्वेलेंस नेटवर्क रेडी है, और इसी तरह से हमने कई केसेस जो पकड़े हैं जिससे कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। और मेरा ये मानना है क्योंकि हमने इतना कुछ किया है, इसलिए भारत में अभी तक भी इतने केसेस नहीं हुए। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया है या इटली है, वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हो गए क्योंकि हमने स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बड़े एग्रेसिवली करके, लोगों को आइसोलेशन में करके आगे क्लस्टर्स या आने को रोक रखा। चलते चलते सर क्या हमारे दर्शकों को आश्वासन दिलाना चाहें कि चीन से इंपोर्ट होने वाली दवाएं या मेडिकल इक्विपमेंट की कोई किल्लत नहीं है? अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, और मेरा ये भी मानना है कि अगर कहीं से भी शॉर्टेज होगी तो वर्ल्ड में इतने ज़्यादा और इंडस्ट्रीज़ है और कंट्रीज़ में सपोर्ट कहीं ना कहीं से हमेशा ही आ जाता है, तो वो वन कैन ऑल्सो यूज़ प्रोडक्ट्स विच कैन बी मेड इन इंडिया। एक अपॉर्चुनिटी भी इसको हम समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केटिंग जो है इसको एक बूस्ट मिले, एक मौका मिले कि वो इसका फ़ायदा उठा के अपने प्रोडक्शन शुरू करें, जिससे किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर सीएनबीसी आवाज़ से बात करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस देरी से पहुंचा है, तब तक तैयारी करने का मौका सरकार को मिल चुका था और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।